जी नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। मैं मानव शर्मा अनअकैडमी के मंच पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। मैं मानव शर्मा अनअकैडमी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक के बारे में आपसे मैं बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, जो टॉपिक आप सबकी समझ में बार बार आना चाहिए क्योंकि बेसिक टॉपिक है, मूल टॉपिक है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं और उससे बड़ी बात कि वो प्रश्न संधि और शुद्धिकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के साथ विशेष रूप से काम में भी आते हैं। तो चलिए, जिस टॉपिक को पढ़ाने की आपसे मेरी बात हो रखी है वो टॉपिक मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। जी हाँ, टॉपिक है वर्ण विचार। टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। सबसे पहले बात करते हैं आखिर वर्ण क्या है। अमूमन विद्यार्थी ये सोचते हैं कि वर्णों के बारे में कि वर्ण और अक्षर और ध्वनि सब एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वर्ण एक अलग चीज़ है, ध्वनि एक अलग चीज़ है और तीसरी बात जो है शब्द अलग चीज़ है। वर्ण क्या है सुनिएगा। बतौर परिभाषा सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं और आते हैं कि वर्ण क्या है। हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है, एक परिभाषा है। और यहाँ पर देखिएगा कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। यानी भाषा में जब भी अगर लिखित रूप की बात होगी तो विचार किस पर किया जाएगा? वर्ण पर। यानी कि वर्णों का लिखित रूप में विभाजन संभव ही नहीं है। तो दूसरी लाइन हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो लाइन दूसरी हम कह सकते हैं कि वर्णों का लिखित रूप में विभाजन करना संभव नहीं है। वर्णों का लिखित रूप में विभाजन करना संभव नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है सर, हम तो वर्णों को तोड़ देते हैं। जी नहीं, अगर आप वर्णमाला पर जाएंगे सबसे पहले आपको लगेगा कि वर्णमाला ए से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा जो ए आपने लिखा है, क्या आप इसका विभाजन कर सकते हैं? आप पाएंगे इसका विभाजन करना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखित रूप में टूटेगा ही नहीं। आप ए के टुकड़े करिएगा, टुकड़े नहीं होंगे, इसके टुकड़े लिखित रूप में नहीं हो सकते, लिखित रूप में नहीं हो सकते। तो जिसके लिखित रूप में टुकड़े नहीं होता वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो यानी कि वर्ण वो है जिसका लिखित रूप में कोई विभाजन होता ही नहीं है। तो यही परिभाषा यहाँ पर दी गई थी कि भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है, ऐसी यूनिट जो लिखित है, जिसका विभाजन लिखित रूप में होता ही नहीं है, वो वर्ण कहलाती है। अगर इन वर्णों की बात हम कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वर्णों की जो संख्या है वो कुल संख्या 52 मानी गई है। दो बातें मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक बात कि वर्णों की मूल संख्या क्या है और दूसरी कहानी कि वर्णों की कुल संख्या क्या है। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। मूल संख्या और कुल संख्या ये बिल्कुल अलग अलग प्रश्न हैं। मूल संख्या का मतलब है कि जहाँ कोई जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं है, जितने वर्ण हैं उतने ही उसके साथ आपने लिखित रूप में देखा, उसको किसी दूसरे से जोड़ तोड़ करके नहीं बनाया। वो मूल है, जड़ है, मुख्य रूट है, उसका विभाजन होता ही नहीं है। और जो मूल वर्ण है, वर्णों की जो मूल संख्या है वो 44 है।
44। अगर वर्णों की कुल संख्याओं की बात करेंगे तो जो कुल संख्याएं हैं वो 52 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चक्कर है, यहाँ पे इसके बीच में +8 का अंतर है, यानी मूल वर्ण और कुल वर्णों की संख्या अगर देखें तो यहाँ पे 8 का अंतर है। 8 नंबर्स। ये 8 नंबर्स का अंतर कैसे है, एक बार थोड़ा इसी पे गौर कर लेते हैं कि आखिर वर्णों की मूल संख्या 44 है, कुल संख्या 52 है, तो ये हो कैसे रही है, एक बार हम इसी पे गौर कर लेते हैं जी। देखिए, वर्णों की मूल संख्या 44 कैसे हो सकती है। आपको मालूम है कि 5 वर्ग हैं, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, एक उसके अलावा त वर्ग है और एक उसके अलावा प वर्ग है। चूंकि एक वर्ग में 5 होते हैं तो मिला के 25 तो यही हो जाएंगे। ओके, उसके अलावा हम सभी को मालूम है कि 4 अंतस्थ है, य र ल व, और उसके अलावा हम सभी को मालूम है कि 4 शुष्क है, स है। कुल मिलाकर के 8 ये हो गए। 25 और 8 33 तो व्यंजन हो चुके हैं, और चूंकि जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है, तो 33 और 11 को जब आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये संख्या 44 हो चुकी है, 44 हो चुकी है। यानी कि जो कुल वर्ण है उनकी संख्या 52 भले ही हो, लेकिन मूल वर्णों की संख्या 44 ही है। तो यहाँ पर आपको ये गौर करना चाहिए कि मूल वर्ण कितने हैं। पहली बात, इस सब प्रणाली को हटाने के बजाय हम नॉर्मली अगर लिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मूल वर्ण 44 हैं, 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। ये 44 हो गया। अब यहाँ पे लग रहा है कि जब ये 44 हो चुके हैं तो शेष 8 कौन से हैं साहब? ये तो गुरुजी शेष 8 कौन से, ये दिक्कत आएगी फिर। तो देखिए, एक बार इस सबको सरसर निगाह से पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिए आप, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला टॉपिक है। नाम से यहां पर पता चला है वर्णमाला, यानी कि ये वर्णों की माला है, वर्णों की माला है। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्णों की माला कैसे होती है, वर्णों की माला कैसे बनेगी। तो बतौर परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमिक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। क्या परिभाषा? वर्णों का क्रमिक और व्यवस्थित 2 प्रकार का रूप होना चाहिए। एक तो क्रमिक हो, सीरियल हो, यानी सीरियल वाइज आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रम से चलें। दूसरी बात, व्यवस्थित समूह होना चाहिए, वो कंप्लीटली मैनेज्ड होना चाहिए। तो वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित 2 प्रकार का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला कहा जाता है। अब आगे की बात सुनिएगा। ये जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में एक बार हम पहले देख लेते हैं ए आ, ई उ री, ए ऐ और ओ औ, ये वर्ण आते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, क्योंकि ए की तो कोई मात्रा है नहीं, आ ई उ री की मात्रा लेते हैं, जैसे कृपा, वृथा, दृष्टि, वृष्टि, सृष्टि, ए ऐ ओ और औ।
यहां पर हमने क्या देखा, ए की मात्रा नहीं लग रही है। तो एक बात यहां पे आपके सबके समझ में आनी चाहिए कि ए की मात्रा नहीं लगती है, लेकिन ए को छोड़ करके सभी स्वरों की मात्रा लगती है। चूंकि स्वरों की संख्या है 11 स्वर है, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे मात्राएं कितनी हो गई, तो मात्राओं की संख्या आप कह सकते हैं कि 10 रह जाती है। तो दो प्रश्न यहाँ से हल हो रहे हैं। एक तो स्वर कितने हैं 11, और जो है मात्राएं कितनी है 10। क्या स्वरों के अलावा और किसी की मात्रा नहीं लगती? नहीं लगती साहब, स्वरों की ही मात्रा लगती है, दूसरी किसी की मात्रा लगती नहीं है। ना व्यंजन की मात्रा लगती, ना विसर्ग की मात्रा लगती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्वर और व्यंजन की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि मात्राएं किसकी लगती है, किसकी नहीं लगती है। यहाँ ई की मात्रा लगती आगे, होता पीछे। जैसे आपने लिखा ने, नी, अब यहाँ पे मात्रा लगेगी आगे, जबकि नी का मतलब ने और ई है। जब भी कोई व्यंजन बोला जाएगा उसके साथ स्वर का आना जरूरी है। व्यंजन अकेला नहीं बोला जा सकता। व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है। हल का मतलब उसका उच्चारण जो है वो बिना स्वर के होता ही नहीं है। तो बिना स्वर के आप व्यंजन बोल नहीं सकते, आपको बोलते समय स्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। ने अकेला तो बोलेगा ही नहीं, आप बोलोगे इसके साथ में भी ए आएगा। नी बोला है तो ई आ गया है, क्योंकि व्यंजन अकेले बोले नहीं जाते, उनकी मदद कौन करते हैं? स्वर। इसीलिए स्वरों को अच कहा जाता है। ये स्वतः उच्चरित होते हैं, इनके लिए कोई अवरोध नहीं होता, आराम से बोल जाते हैं। और जो व्यंजन होता है वो अवरोध के कारण थोड़ा रुक के बोलता है। व्यंजनों को बोलते समय अवरोध होता है, कठिनाई होती है, परेशानी होती है। इसी कहानी के कारण इस री पर बहुत विवाद चला है। ये जो री है, ये जो री आपको दिख रहा है, इस पर बहुत विवाद चला है। जैसा आप लिखते हो ना, कृपा, वृथा, दृष्टि, वृष्टि, सृष्टि, कृषि, कृषक, ऐसे। ये री दरअसल नीचे लगा हुआ है, देखिएगा नीचे, ये री की मात्रा है। जब भी कोई नीचे लगा होता है समझिए वो पूरा है, और जो आगे ऊपर लगा हुआ है समझ लीजिए वो आधा है। तो क्या यहाँ पर ऊपर है, इसका मतलब ये आधा है, और री पूरा है तो नीचे है। ये री जो है बोलते समय अवरोध पैदा करता है। आप जैसे बोलोगे ना री, तो ऐसा लगेगा जैसे रुकावट हुई, थोड़ा अवरोध हुआ है। और आपको पता है अवरोध किसका गुण है? व्यंजनों का। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि री को व्यंजन मान लिया जाए, री को स्वर नहीं माना जाए, ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा था। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, स्वर 10 है या 11 है, इस पर बहुत विवाद चला है। लेकिन विवाद का जो अंत है वो क्या निकला? एक ही अंत निकला कि स्वरों की मात्राएं लगती है, व्यंजनों की मात्राएं लगती ही नहीं है। और जब व्यंजनों की मात्रा लगती ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यंजन को हम जो है ऐसे कैसे रखते हैं कि वो मात्रा भी लगा दे? नहीं रख सकते। तो यहाँ पर ये विवाद इसी रूप में समाधान निकला। मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने लिख देता हूं, सुनिएगा। स्वर 10 हैं या 11, ये एक विवाद था। अब आपको मालूम है कि अभी अपन ने जब इसको पढ़ना शुरू किया है, वर्णों से हमने जब इस बात को शुरू की, तो हमने तय कर लिया था कि भाई भाषा की ये लिखित इकाई है, इसका विभाजन नहीं होता, टुकड़े होंगे नहीं। तो वर्ण भी, स्वर भी, व्यंजन भी वो एक ही बात है। स्वर टुकड़े में नहीं होगा, व्यंजन भी नहीं होगा, क्योंकि वो वर्ण है। जो मूल वर्ण है वो 44 है, तो शेष को हम विभाजित नहीं करेंगे। जो विभाजन किया जाता है ना, वो हमेशा मूल का किया जाता है, मूल वर्ण। इसी का वर्गीकरण किया जाता है कि कौन सा वर्ण किस में आएगा, किस ग्रुप में आएगा। इसका विभाजन हमें मूल संख्या से करते हैं। ओके,
जब वर्णों की माला की बात करी तो वो वर्णमाला कहलाई, और उसमें हमने जैसे ही स्वर लिखे ए आ ई उ री ए ओ, तो हमें री पर विवाद दिखाई दिया। एक बात यहां पर कहना चाहता था, औ आपको दिख रहा है, औ के बाद जो आते हैं वो आते हैं अंग और ए, लेकिन ये अंग और ए जो अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं, ये तो अयोगबाद ध्वनियां हैं, ये स्वर है ही नहीं, ये तो अयोगबाद ध्वनियां योग नहीं करती, साथ में बोलती हैं, प्रभावित होती हैं। तो जब ये अयोगबाद ध्वनियां हैं, यानी कि ये बोलती हैं लेकिन योग नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में इनके बारे में तो हम यहाँ लिख ही नहीं सकते। लेकिन एक बात है, अगर हम री को हटा दें, बात को सुनना, अगर री को हटा दिया जाए और अयोग व लास्ट में जोड़ दिया जाए तो वह 12 खड़ी बन जाती है। ये हिंदी का बेसिक है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। क्या? यदि री को हटा दिया जाए, री स्वर है उसको हटा दिया जाए और उसके स्थान पर अंत में क्या जोड़ दिया जाए, अनुस्वार और विसर्ग यानी अयोगवाय जोड़ दिए जाएं, तो फिर वो क्या बन जाती है, 12 खड़ी बन जाती है। अब 12 खड़ी बनेगी तो क्या कहलाएगा, ए आ ई उ री ए ओ, ये 12 खड़ी है। ओके, री पे विवाद की बात चल रही थी, स्वर 10 हैं या 11 हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं कि विद्वानों ने माना है कि सभी स्वरों की मात्राएं लगती हैं, सभी स्वरों की मात्राएं लगती है, अतः री की मात्रा भी लगने के कारण, री की मात्रा लगने के कारण री को भी स्वर माना जावे, भले ही इसका उच्चारण व्यंजनों की तरह अवरोधपूर्ण होता हो, रुकावट के साथ होता हो, आराम से नहीं बोलता, स्वर आराम से बोलते हैं। री स्वर है लेकिन आराम से नहीं बोलता, और जब आराम से कोई चीज़ नहीं बोल रही, इसका मतलब वो व्यंजन का पार्ट है। तो ऐसी स्थिति में हाउ कैन वी से इट बॉविल while there is so much restriction in the pronunciation, so it may be consonant। ये तो व्यंजन होना चाहिए, स्वर कहाँ से हो गया। लेकिन जो मात्रा का जोड़ तोड़ है वो आप याद रखिए, मात्रा हमेशा किसकी लगती है, स्वरों की। री की मात्रा लग रही है, इसलिए री को फाइनली क्या माना गया, स्वर। तो आप कह सकते हैं कि री क्या है, स्वर मान लिया गया। ये इसका फाइनल निचोड़ निकला। ओके, अब हमने अभी तक स्वर पढ़े कि 11 स्वर हैं, इनके बारे में डेप्थ में बात बाद में करेंगे। देखिए, पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक पढ़ाई तो ये है कि आप नॉर्मली छोटा छोटा एवरेज पढ़ लो और पूरी किताब को हल कर दो। एक तरीका ये भी है कि आप किताब को हल मत करो, जो जो टॉपिक आए उसी को पढ़ते जाओ, लेकिन उसको इतना डेप्थ में, इतना गहराई में पढ़ो कि कभी भविष्य में उससे संबंधित कोई प्रश्न आपके सामने आए तो वो चुटकियों में हल हो जाना चाहिए। आज का विद्यार्थी अमूमन क्या करता है, चुटकियों में हल करने की बजाय चुटकियों में टॉपिक को ख़त्म करता है, प्रश्न को ख़त्म नहीं करता। गहराई से पढ़ना उसे पसंद नहीं है, उसे लगता है मैं वही पढ़ूं जो वन लाइनर हो, वही पढ़ूं जो ऑब्जेक्टिव हो। थ्योरी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही थ्योरी से बहुत प्रश्न हो सकते हैं। एक प्रश्न भी जो निकला है वो भी यहीं से।
तो ऐसी स्थिति में ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा गहराई से इसको समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अब बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन कितने हैं साहब? पहली बात तो बताइए व्यंजन होते क्या हैं, कितनी संख्या है? देखो, कुल जो व्यंजन है उनकी संख्या है 33। हिंदी निदेशालय ने ऐसा कहा है। जो बुक आई थी देवनागरी लिपि और उसका मानकीकरण, उस पुस्तक में भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जिसको छपवाया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेतृत्व में जिसे प्रकाशित किया गया था, उसमें भी ये कहा गया कि जो वर्ण है वो मूल रूप से 44 हैं, कुल जो है वो 52 हैं, 11 उसमें स्वर है, लेकिन 33 उसमें क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये 33 आपके सामने व्यंजन है, 33। कुल व्यंजन कितने? 33। इन 33 व्यंजनों की अगर आप बात करें तो देखो, मैं आपके सामने इनको लिखता हूं एक शॉर्ट समरी के रूप में। 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों के कितने हो जाएंगे? 25 व्यंजन। एक बॉक्स तो हमारा ये हो गया कि जो 5 वर्ग हैं उनके कितने व्यंजन हो जाएंगे साहब? 25। ओके, दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात सुनिए। 4 हमारे पास अंतस्थ हैं, अंतस्थ यार अलग 4 ये भी लगा लीजिए सर, 4 ये भी लगा लेते हैं। ओके, ये 4 लगाने थे, 4 ये लीजिए 4। उसके अलावा अब क्या बच गया? 4 ही हमारे पास शुष्क है। इन्हें शुष्क भी बोला जाता है, इन्हें ऊष्म भी बोला जाता है। अच्छा ये बताओ, शुष्क या ऊष्म क्यों बोलते हैं इनको? ये सूखे, सूखे आप बोलोगे ना, स है, जोर आएगा बोलने में। सूखे, जो भी व्यंजन सूखा होता है जिसके उच्चारण में जोर आता है, उन शुष्क या ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में नाक से गर्म हवा बाहर निकलेगी। जब कहीं पर घर्षण ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो नाक से बहुत गर्म हवा बाहर निकलेगी, और नाक से जो गर्म हवा बाहर निकलती है उसी कारण इसको ऊष्म कहा जाता है। तो ये यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं शुष्क या ऊष्म व्यंजन, ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये शुष्क या ऊष्म हो गए हैं कितने? 4। कुल मिलाकर के 4 है शुष्क या ऊष्म, 4 है अंतस्थ, और 25 अलग है ही। अब देख लीजिए ये मिला के कितने हो गए हैं? 33। एक तरीका तो ये हुआ याद करने का। दूसरा ये कि इनको लिख लेते हैं। लिखना जरूरी है। भाषा एक कौशल है, ऐसा थॉर्नडाइक ने कहा था, और भाषा का अभ्यास जो है ना उसे पूर्ण बनाता है, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कभी ये लगता है कि कोई भाषा बिना लिखे केवल ऐसे पन्ने देख देख के पढ़ लेंगे, बहुत गलत विचारधारा है। भाषा कभी भी इस तरह नहीं पढ़ी जाती। भाषा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसमें प्रैक्टिस पहली चीज़ है। मैंने अमूमन विद्यार्थियों को देखा है कि वो जब पढ़ने बैठते हैं तो पन्ने पलटते हैं, देखते हैं कितने पन्ने और पढ़ने हैं। अरे यार 20 पेज और हैं। ये 20 पेज है ना, ये जो 20 पेज आपने शुरुआत में देख लिया ना, ये आपने अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना था, डिमोटिवेट थोड़ी करना था। आपके खिलाफ काम करने वाले लोग बहुत है, मोटिवेट करने वाले लोगों की संख्या बहुत है। और माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार हैं कुछ तो उस पार बहुत है। जिस शहर में खोल रखी है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो उस शहर में पत्थर के खरीदारों की कमी नहीं है दोस्त। आपको काम करना था, वहां पे आपने 20 पेज देख लिए, फिर आप गिनोगे
अभी ऐसा करता हूँ 2 पढ़ लेता हूँ, और यार 2 तो ज़्यादा पढ़ रहा है, आज तो 1 पढ़ लेता हूँ, कल से आग लगा देंगे, कल से ये कर देंगे। जो भी करना है दोस्त आज कर ले, कल पे मत जा। जो भी व्यवस्था होगी, अच्छा करेगा तो बढ़िया करेगा, तो खराब नहीं करेगा, पर तेरा धैर्य तुझे पीछे नहीं कर दे। इसलिए अपने धैर्य को मेंटेन कर और लगातार उसे पढ़। व्यंजनों की बात यहाँ पे सुनिएगा। व्यंजन लिख देता हूँ। व्यंजन 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग अभी तक हुए हैं। कितने हो गए? 25। यहां पे आप ये देखिए कि इनका उच्चारण कंठ की मदद से होता है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा संस्कृत का सूत्र है। ए आ और कैखे गघेने का उच्चारण कंठ की मदद से होता है। इचु यशानाम तालु, च, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण तालु की मदद से होता है। जो तालु की मदद से बोलते हैं वो कहलाते हैं तालव्य, जो कंठ की मदद से बोलते हैं वो कहलाते हैं कंठ। यश और नो? तो कंठ है कुछ तालव्य है। अगली बात, ये है मूर्धन्य, जिनका उच्चारण मूर्धा की मदद से होता है। किसकी मदद से? मूर्धा। मूर्धा का मतलब मुख की छत। मुख की छत की मदद से जो बोलते हैं वो कहलाते हैं मूर्धन्य। दंत, रे तुलसानाम दंता, री तुलसानाम मूर्धा। तो री तुलसानाम मूर्धा आ गया है, री तुलसानाम दंत्या आ गया है, और उपुब्धमानीया नाम ओष्ठ, जो उ और पाफा बाभा में है वो होठ से बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, ये तरीके हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। कंठ से बोले, तालु से बोले, मूर्धा से बोले, दांत से बोले और होठों से बोले। ये 5 हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कितने हो गए? 25। संस्कृत में जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे स्वर भी आ रहा है। ए आ कंठ में है। यहाँ पर हम स्वरों को लिख नहीं सकते, भी हमने व्यंजन लिखे हैं, लेकिन ए आ स्वर में आएगा। यहाँ पे ई जो है वो तालव्य में आएगा, यहाँ पे री जो है वो मूर्धन्य में आएगा, यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं आता। ली तुलसानाम दंता है, री संस्कृत में होता है। री जो संस्कृत में वो आता है, हिंदी में तो कोई स्वर आता ही नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे उ जो है उपुब्धमानीयानाम ओष्ठा, उ यहाँ पर होठ से बोलता है। इसके अलावा अगर स्वरों में बात करें तो एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्ठ, ए और आई और ओ औ, ए आई बोलते हैं कंठ तालु की मदद से, उन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है, और ओ औ कंठ और होठों की मदद से बोलते हैं, उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो उच्चारण है वो स्वरों का था। यहाँ पे व्यंजन हम देख रहे हैं, और व्यंजनों को देखते समय हम ये कह सकते हैं कि ये 5 वर्ग जो है 25 व्यंजन इस तरह से बोले जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको बताता हूँ, सुनिएगा। जैसे आपसे पूछे कोई वर्ग का प्रथम अक्षर, तो क, च, ट, थ, प। वर्ग का द्वितीय अक्षर संधि में काम आएगा, ख, छ, ठ, थ, फ। वर्ग का तृतीय अक्षर ग, ज, ड, द, व।
चतुर्थ अक्षर घ झ ढ ध म भ और पंचम अक्षर ण य ण न म। एक संस्कृत सूत्र है, वो कहता है ये मण्डानाम नासिकाच। ये पांचों नासिक के भी कहलाते हैं, क्योंकि नाक से बोलते हैं। ये मण्डानाम नासिकाच। ये न न में ये जो व्यंजन है ये सब के सब किससे बोलते हैं? नाक से। नाक से बोलेंगे तो क्या कहलाएंगे? नासिक के। अब सुनिएगा, ये यहां पर बिंदी लगी हुई है ऊपर, नीचे तो लग ही नहीं सकती क्योंकि नीचे हलंत लग गया है। हलंत हर व्यंजन की विशेषता है, इसलिए संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। हल, ये हर व्यंजन की विशेषता है। हलंत लगाना बहुत जरूरी है, बिना हलंत के कुछ नहीं होता। जैसे जिंदगी में हल ढूंढना बहुत जरूरी है, बिना हल के समस्याएं जस की तस बनी रहती है। एक विद्यार्थी जो दूसरे की कॉपी करता देखता है, रात के 4 बज रहे हैं यार, दोस्त अभी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ता हूं। वो विद्यार्थी सुबह 6 बजे देखता है, दोस्त पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ता हूं। 8 बजे पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ता हूं। 12 बजे भी उसकी लाइट जली, मैं भी पढ़ता हूं। अरे, उसके आधार पे तुम्हारी जिंदगी नहीं है। ईश्वर ने आपकी हथेली की रेखाएं 7.25 अरब लोगों की रेखाओं से अलग बनाई हैं, तो 7.25 अरब विश्व के लोगों में आपके हाथ की रेखाएं दूसरे से मैच नहीं करती। यू आर यूनिक प्रोडक्ट फ्रॉम द गॉड। आप अद्वितीय है, ईश्वर ने आप जैसा दूसरा बनाया ही नहीं है, तो आप अतुलनीय हैं। दूसरे से तुलना करके खुद को छोटा क्यों बनाते हो? लेकिन लोगों की आदत हो गई, ये कलयुग है, तुलना करते हैं। हर व्यक्ति अपना आप में नई प्रतिभा, नए संस्कार और नए रुतबे के साथ जन्माए, बशर्ते उसकी प्रतिभा सही जगह पे काम आ जाए। मैं आपसे कह रहा था, इस तरह से ये 25 व्यंजन हैं, लेकिन एक बात और बताना चाहता था। जैसे झ यहाँ पे आपने ऐसे लिखा, ये झ ऐसे भी लिखा जाता है, मानक रूप में यूं लिखा जाता है। चूंकि यहां पे बिंदी लगी है, ये क वर्ग का 5वां है, यहां पे ये ट वर्ग का 3रा है। और याद रखिएगा, अगर ये यूं लिखा आ जाता तो ये उच्छिप्त कहलाता। उच्छिप्त वर्ण, तड़ित वर्ण, ताड़जात वर्ण, द्विस्पष्ट वर्ण, द्व्यर्थी वर्ण, बहुत सारे उसके नाम हैं। तो ये तो खैर अभी आया ही नहीं, क्योंकि अभी तो हलंत वाले अपन पढ़ रहे हैं, तो ये तो आया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों में अंतर है, एक में बिंदी है ऊपर, एक में बिना बिंदी का। अच्छा, एक बात और सुनिए, ये बिंदी जो ऊपर लगी हुई है ना, ये तो ठीक है, नीचे बिंदी नहीं आती, हलंत लग गया है, तो नीचे बिंदी आने की संभावना है ही नहीं, नीचे बिंदी लग ही नहीं सकती। और जो इसके अलावा 4 हैं, वो हैं अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण 4। कौन कौन से? य, र, ल और व, ये 4 हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 कौन कौन से हैं साहब? य, र, ल, व। संस्कृत में क्या होता है, य के बाद व आता है, फिर र, फिर ल। ये संस्कृत है। आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये क्यों? हिंदी में तो हमको ये पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि य, र, ल, व होता है। आप तो य, व, र, ल बता रहे हो, ये संस्कृत की कहानी क्यों? तो सुनिएगा। दरअसल क्या है कि ये और ब जल्दी से बोलते हैं, इनका उच्चारण शीघ्रता से होता है, इनका उच्चारण शीघ्र होता है। और आपको पता है, शीघ्र उच्चारण, जल्दी से बोलना, ये किसका गुण है? ये गुण है स्वरों का। ये स्वरों का गुण है साहब। किसका गुण है? ये स्वरों का। अब आपको पता है, इनके साथ तो हलंत लग रहा है, तो हलंत लग रहा है तो ये व्यंजन है, स्वर तो है ही नहीं। लेकिन चूंकि इनमें स्वरों का गुण मौजूद है, आधा गुण मौजूद है, स्वरों का आधा गुण मौजूद होने के कारण इसे
अर्धस्वर कहा जाता है। स्वरों का आधा गुण मौजूद होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अर्धस्वर, आधा स्वर। ऐसा कौन बोलती है? संस्कृत। संस्कृत में ये और बे अर्धस्वर है, इसीलिए वहाँ पे ये व रेले पहले आता है। हिंदी तो संस्कृत से सीखती है, कॉपी करती है, माँ है संस्कृत। सभी भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सर्वेषु भाषायां जननी संस्कृत अस्ति, तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो इसलिए माना जाता है कि संस्कृत से यह व रेले आता है। हिंदी भी उसको ऐसे अपनाती है, बस ये कि हिंदी ने उसको यह व रेले नहीं बोला, बोला यह रेले वे, क्योंकि हिंदी में बोलने में, सीखने में थोड़ी सुगमता है, सरलता है। कठिन स्तर जो है वो संस्कृत का है, हिंदी का स्तर काठिन्य नहीं है, उसमें थोड़ा सा प्रभाव बोलचाल का है। ओके, ये जो अंतस्थ होते हैं ना, नाम से पता चल रहा है अंत में स्थित है। आप बोलेंगे य र ल व, तो ऐसा लगता है जैसे अंत में स्थित है। जब कै खे 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 ना बोलते समय कंठ से आवाज आ रही थी, कंठ की मदद ली जा रही थी। जब चैचे जैसे बोलते समय तालू की मदद ली गई। जब टैठे टैठे बोलते समय मुख की छत यानी मूर्धा, ऊपर का पार्ट, मूर्धा की मदद ली गई। जब तैथे टैथे ने बोलते समय दांतों की मदद ली गई। जब पाफे पे बोलते समय होठों की मदद ली गई। तो ये भी याद रखिएगा कि अंतस्थ वर्ण जो होते हैं ये अंत में स्थित होते हैं, य व र ल, इसलिए इनको बोलते समय श्वास जो है अंतस्थ यानी अंत के अंत में स्थित होती है, ऐसा महसूस होता है। ओके, ये अंतस्थ वर्णों की बात मैंने आपसे करी। और चार और कौन से रह गए व्यंजनों में? जी हाँ, चार और रह गए, शुष्क या ऊष्म वर्ण। शुष्क मतलब सूखे हैं, ऊष्म का मतलब गर्म है। इनकी संख्या कितनी है? 4। सूखे वर्ण है, ऊष्म है। ऊष्म का मतलब नाक से गर्म हवा निकलेगी। आप सोचो, अगर चिकनाई होगी तो वहां पे घर्षण नहीं होगा। जहां पे चिकनाई नहीं होंगी, सूखे होंगे, सूखे वर्ण होंगे, तो क्या होगा? घर्षण ज़्यादा होगा। जब घर्षण ज़्यादा होगा तो आप सभी जानते हैं कि घर्षण होने पर नाक से गर्म हवा बाहर, और नाक से गर्म हवा जब बाहर आएगी तो क्या कहलाएंगे वो? ऊष्म। 4 हैं, कौन कौन? स है। इसका क्रम आप याद रखिएगा, ये क्रम आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कई विद्यार्थी तो बड़े लेवल तक पढ़ जाते हैं लेकिन इसके क्रम में डिस्टर्ब हो जाते हैं। बोलते गुरुजी सही तो बोलना, कैसे बोल लो। नहीं दोस्त, नहीं, भाषा है ये, इसमें ऐसे नहीं चलता। स्वाभाविक रूप में ये बोलती जरूर है लेकिन वैज्ञानिक नियमों पर बंधी है। देवनागरी लिपि है हिंदी की, देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। एक एक वर्ण के बारे में बहुत सारी जानकारी है, नियम है, सूत्र है, समीकरण है, सिद्धांत है, सूक्ष्म प्रत्यय है, दुनिया भर की तथ्य उसके ऊपर रचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आप कह दो कि कोई से बोल लो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। सबसे पहले सलजम आएगा, फिर षटकोण आएगा, फिर स्लेट आएगा। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले सलजम आएगा, फिर षटकोण आएगा, फिर स्लेट आएगा। से और उसके बाद में ये है। 3 से है और 1 है, ये ऊष्म है। ऊष्म का मतलब मैंने बता दिया, नाक से गर्म हवा निकलेगी, घर्षण ज्यादा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब जब ऐसी बात है तो आपने यहां पर मूल वर्ण हमको बता दिए कि 44 है, लेकिन कुल वर्ण तो आपने 52 बताए थे। अब यदि ये मूल वर्ण हम वर्णमाला के आधार पर 11 स्वर और 33 व्यंजन मान लेते हैं तो भी मूल वर्णों की संख्या 44 हो गई। कुल वर्ण 52 है, तो 8 कौन से हैं? भाई मूल वर्णों की संख्या तो हो गई 44, अब कुल वर्ण 52 है तो 8 कौन से हैं? तो शेष 8 की बात मैं आपसे कर लेता हूं, सुनिएगा, ये बात आप सुनिएगा।
अन्य जो 8 बच गए उसमें सबसे पहला नंबर आता है संयुक्त अक्षरों का, और संयुक्त अक्षरों की संख्या है कितनी? 4। कौन कौन से हैं संयुक्त अक्षर? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो क्ष है आधे क और श से बोलता है, मैं इसको ढंग से लिख ही देता हूं। ये आधा के और श है, ये आधा त और रे है, ये आधा ज प्लस य है, और ये आधा श प्लस रे है। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त अक्षर 4 हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं। वर्ण नहीं बोलते, इनको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। अक्षर क्यों है? क्योंकि जो यहाँ लगा हुआ ये अक्षर है और ये जो लगा हुआ है वो वर्ण है। याद रखिएगा, वर्ण जो है वो छोटा होता है, अक्षर बड़ा होता है। कैसे गुरुजी अक्षर बड़ा कैसे होता है, ये बात समझाओ। ये श है ना, इसके अंदर भी स और ए 2 वर्ण मौजूद हैं। इसके अंदर भी 2 वर्ण मौजूद हैं, एक तो श और एक ए। तो आप बताओ, इस अकेले में 2 वर्ण मौजूद है, इसका मतलब बड़ा तो अक्षर ही हुआ ना, तो अक्षर बड़ा होता है। बड़ी चीज में आकर के कौन मिल रही है? वर्ण। तो वर्ण आकर के संयुक्त हुआ है किसमें? अक्षर में। क्या? वर्ण आकर के अक्षर में संयुक्त होता है, और वर्ण जब आकर के अक्षर में संयुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त अक्षर कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि संयुक्त अक्षर किसे कहेंगे? क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, क्योंकि इसमें लास्ट में सब में अक्षर है। ये देख लो आप, ये अक्षर, ये अक्षर, ये अक्षर, रे, रे, ये अक्षर है। तो संयुक्त अक्षरों की बात आपके समझ में आई कि जब भी वर्ण आएगा और अक्षर में आके संयुक्त होएगा तो वो संयुक्त अक्षर कहलाएगा। अगली बात करते हैं, सुनिएगा। इसके अलावा आपके पास 2 अयोग बा है। अयोग बा कितने हैं? 2 आपके पास अयोग बा है। आप सोच रहे होंगे इनका नाम अयोग बा क्यों है? क्योंकि योग तो करते नहीं, अयोग। देखो अयोग, लेकिन साथ में बहते हैं। जैसे आपने बोला, मैं इसको पहले समझा देता हूं। जैसे कि 2 होते हैं इसमें, एक अंग, एक ए। ये जो अंग है इसको ऐसे बोला जाता है, ए को यूं कहा जाता है। दरअसल साहब ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। संस्कृत ऐसा कहती है कि नासिका अनुस्वारस्य, जो नासिक के वर्ण है उनको अनुस्वार के रूप में लिखा जा सकता है। नासिकी का मतलब नाक से बोलने वाले। अब नाक से कौन कौन से बोल रहे थे? ण, ये, ण, न, मैं, ये नाक से बोल रहे थे। तो संस्कृत कहती है कि नासिका अनुस्वारस्य और ये वर्णानाम नासिका च, ण, ये, ण, न, मैं, ये सभी नासिक के होते हैं, और नासिक के वर्णों का उच्चारण किसकी मदद से किया जाता है? नाक की मदद से किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो पंचम वर्ण है, कौन? पंचम वर्ण, ण, ये, ण, न, में, वो अनुस्वार के रूप में कन्वर्ट होते हैं। आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि अनुस्वार के रूप में कन्वर्ट कौन होता है? पंचम वर्ण। खैर, अभी बात इसकी करते हैं, योग क्यों नहीं करते। जैसे आपने लिखा मयंक, या आपने लिखा प्रातःकाल, तो देखिए ये शिरोरेखा अगर आपने यूं लगा दी ना पूरी,
तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग शिरोरेखा के नीचे नहीं आएगा, योग नहीं करेगा। ऐसे ही ये जो आपने लिखी है शिरोरेखा, तो ये देखो अनुस्वार इससे बिल्कुल अलग है, दूर है, इससे अनुस्वार बिल्कुल अलग है। और यहाँ देखो ये विसर्ग भी अलग है, क्योंकि शिरोरेखा अलग चल रही है, विसर्ग अलग चल रहा है। तो यहाँ पे दो बातें जो आपने सीखी, ये अनुस्वार और ये जो विसर्ग है, ये योग नहीं करते हैं, साथ बैठते हैं, बोलेंगे तो सही, मयक नहीं है तो मयंक की, अनुस्वार तो आएगा, साउंड तो आएगी, लेकिन वो साउंड योग नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि शिरोरेखा से जुड़ जाएगी, शिरोरेखा के नीचे नहीं आया, ऊपर अलग चला गया, नीचे नहीं आते, उस छत के नीचे नहीं आते, चाहे कमला भीग जाए लेकिन छत के नीचे नहीं आते। तो ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार और विसर्ग यानी अयोगवा जो ध्वनियाँ हैं, ये अयोगवा ध्वनियाँ हमेशा शिरोरेखा के साथ मिलान नहीं करती है, शिरोरेखा से अलग रहती है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? ओके। तो अयोगवा के बारे में समझ में आया कि 2 होते हैं, संयुक्त अक्षरों के बारे में समझ में आया 4 होते हैं, तो 4 और 2 मिलके कितने हो गए? 6। 4 और 2 मिलके कितने हो गए? 6। तो 6 तो हमारे पास अब क्लियर है ही, 6 तो हमारे पास अब क्लियर हो ही गए। अब हमारे पास 8 बचने ना, टोटल 44 और 8 52। 6 के बाद अब कितने बच गए साहब? अब बच गए 2, टोटल 8 ही तो चाहिए। जो 2 होते हैं जो बच गए हैं, बुक 1 से सुनिएगा, जो शेष 2 बच गए हैं वो हैं उच्छिप्त, जिसके आपसे मैं बात कर रहा था, उच्छिप्त या तड़ित। मैं यहाँ उच्छिप्त लिख देता हूँ, उच्छिप्त वर्ण। व्यंजन क्यों लिख रहा? क्योंकि इनके नीचे हलंत नहीं लगता, हलंत नहीं लगेगा तो व्यंजन कहाँ से? व्यंजन होता तो हलंत लगता, तो उच्छिप्त व्यंजन नहीं है, उच्छिप्त वर्ण कहलाते। थोड़ा सा यही बारीकियाँ हैं, हिंदी में थोड़ी थोड़ी बारीक की बातें सीखते जाओ तो कई सारे भ्रम निकलते जाएंगे साथ के साथ। इस उच्छिप्त के नाम सुनिएगा, इसको तड़ित भी बोलते हैं, इसी का नाम ताड़न जात बोलते हैं, इसी को द्विअर्थी भी बोलते हैं, इसी को द्विस्पृष्ट भी बोलते हैं। नाम में कोई कमी नहीं, बहुत सारे नाम हैं, द्विअर्थी, द्विस्पृष्ट, तड़ित, ताड़न जात, ये सब उच्छिप्त के हैं। उच्छिप्त का वास्तविक अर्थ होता है फेंकना। उच्छिप्त शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है? फेंकना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर जाती है, मुख की छत यानी मूर्धा को टच करती है और एक झटके से नीचे तेजी से फेंक दी जाती है, ड ढ, मूर्धा को टच करती है। अच्छा, मूर्धा को टच तो टैटे डेढ़ने में भी करती है, मूर्धन्य होते हैं ना, मैंने बताया ना आपको, जो मूर्धन्य होते हैं कौन? टैटे डेढ़ने, वहाँ पे भी जीभ तो टच करती है। ये देखिएगा, मूर्धन्य में टैटे डेढ़ने, यहाँ भी जीभ टच करती है, ट ठ ड ढ ण। लेकिन जो बात है मुख्य वो ये कि टच तो करती है लेकिन झटके से नीचे फेंक नहीं जाती। और यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे हलंत लगा हुआ था, व्यंजन था वो, यहाँ पे क्या हलंत नहीं लग रहा, अब ये उच्छिप्त है, नीचे विंदी है, सड़क, तुड़ा। तो जहाँ पर साउंड जो है ड़ की बोले, ड की नहीं, ड़। जैसे आपने बोला ढक्कन, तो ढक्कन नहीं बोला, ढक्कन बोला, ढ की साउंड है, इसका मतलब वहां पे उच्छिप्त नहीं है। और आपने अगर बोला होता सड़क, तो ड़ बोल रहे हो, सड़क नहीं बोल रहे, सड़क, तो ड़ है वहां पर। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जो साउंड आप बोलते हैं वो साउंड भी हमें बता देती है कि यहाँ पे उच्छिप्त का प्रयोग हुआ या नहीं। हालांकि इसके रूल है, 5 जगह है जहाँ पे उच्छिप्त का प्रयोग नहीं किया जाता, उसकी बात आपसे करेंगे। लेकिन फिर भी एक बार बतौर जानकारी आपको ये बताना चाह रहा था कि उच्छिप्त वर्णों को तड़ित, ताड़नजात, द्व्यर्थी, द्विस्पृष्ट इसीलिए कहा जाता है कि इनके साउंड में जो ड़ का साउंड है वो झटके से नीचे आता है, बिजली सी कड़कती है। आपने जैसे लिखा सड़क, ओके, या आपने जैसे लिखा आढ़तिया, तो ढ, बेढब,
तो ढ, वहां पे साउंड आता है उच्छिप्त वर्णों का। आप कह सकते हैं, परिभाषा के तौर पे आप कह सकते हैं क्या, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ द्वारा मुख की छत, मतलब मूर्धा को स्पर्श किया जाता है, मूर्धा को स्पर्श किया जाता है और तभी झटके से नीचे फेंक दिया जाता है, तभी झटके से नीचे फेंक दिया जाता है। झटके से नीचे फेंक देंगे तेजी से तो वो क्या कहलाएंगे, उच्छिप्त वर्ण कहलाएंगे। तो ये दो होते हैं। अब आप देखिएगा, दो तो ये हो गए, ओके, दो तो ये हो गए, दो ही अयोगवा हो गए 4, और 4 संयुक्त अक्षर हो गए तो 8 अलग हो गए। 44 हमारे पास मूल वर्ण ऑलरेडी आ ही गए थे, 4 शुष्क 4 अंतस्थ 25, ये तो 25 और 8 33, ये देखो 25 और 8 33, और 8 हमने भी बता दी 41, और 11 स्वर, कुल मिलाकर के 52 वर्ण हमारे पास हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें मूल वर्णों की संख्या 44 है, जबकि कुल वर्ण कितने हैं, 52 है। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, विद्यार्थियों को अक्सर मैंने देखा है कि वो चीज पढ़ता है जो उसको आती है। उसने पैसा इसलिए नहीं दिया कि उस पर आती है वो उसे दोबारा पढ़े, पैसा उसने इसलिए दिया है कि जो उस पर नहीं आता उसको वो सीखे, समझे। और आजकल विद्यार्थी यही कर रहा है कि जो सीधी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें उस पर आती है उन पे वो टीचर के साथ जुड़ रहता है, वाह गुरुजी बेस्ट, और जैसे ही टफ चीज़ें पढ़ाने लगे टाइम टाइम फिर वो वहाँ से हट जाता है, ध्यान लगा तो बोले ये थोड़ी आती है एग्जाम में। क्यों नहीं आती भाई? क्या तुम जो पढ़ोगे वही आएगी? क्या तुम्हारी जो सोच होगी वही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला दोस्त। बहुत कुछ है पढ़ने को, शकल पदारथ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। इस संसार में बहुत कुछ चीज़ें जो आपको भी ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन अगर कर्महीन हो गए तो संसार के समस्त पदार्थों से वंचित रह जाओगे। याद रखना, बिना कहे बिना रोए तो आजकल माताएं भी बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती। क्या समझे आप? माताएं बच्चों को दूध तक नहीं पिलाती आजकल बिना रोए। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर आपको ये सोचे कि सफलता दे दोगे तो कैसे मिलेगी भैया? ईश्वर के यहां से सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि ईश्वर को भी एक निमित्त तो चाहिए, एक ऑप्शन तो चाहिए कि आखिर बेटा तू पढ़ा कितना है, तूने मेहनत कितनी करी है, इसका कुछ हिसाब तो ईश्वर को भी चाहिए ना यार। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इस मेहनत के लिए आप सबको ये मंच बुला रहा है। ये मंच अनअकैडमी का आपसे कहता है कि आइए, एक ही लाइव क्लास में बहुत सारे डिस्कस हल करिए, रिकॉर्डेड चीज़ों की बजाय सीधा पढ़िएगा, प्लस क्लासेज में आइएगा। अनअकैडमी आपसे कहता है कि एक ही फीस पर एलडीसी से लेकर के आरएस तक के सारे कोर्स पढ़िएगा। ये मौका केवल अनअकैडमी आपको देता है, और मंचों पर ये बात नहीं है। आप आरएस पढ़ोगे अलग फीस है, पटवार पढ़ोगे अलग फीस है, एलडीसी पढ़ोगे अलग फीस है, एसआई पढ़ोगे अलग फीस है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की अलग फीस है, और रीट की अलग फीस है, एसआई की अलग फीस है। लेकिन ये अनअकैडमी का मंच जो आपसे कहता है कि नहीं, बेरोजगारी में आपसे बहुत पैसा नहीं वसूलेंगे, बस आप मन से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पढ़ने आइएगा। मानव 10 रेफरल कोड या मानव लाइव, 2 रेफरल कोड मैं आपको बता रहा हूं। मानव 10, मेरा नाम मानव शर्मा है तो मानव 10, या फिर
कैपिटल लेटर्स में मानव लाइव इस रेफरल कोड के साथ जुड़िएगा। हमारी जो क्लासेज हैं उन क्लासेज का जीवित और ऐसा चित्रण जो आपको एक बार में पसंद आए, पुरानी क्लासेज वाली देख लीजिएगा, वहाँ से आपको कुछ समझ में आएगा कि हिंदी का वास्तविक रूप क्या है। जो आप रटते हो ना, उससे मुक्ति मिलेगी। रट्टा पद्धति पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाषा रटी नहीं जा सकती, भाषा कौशल है, प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि भाषा को रट लेंगे, ये तो रट लेंगे, और विषय रटे जा सकते हैं, जो मानविकी से हटकर विषय है, कौशल के विषय, उनको रटा नहीं जा सकता। एक लाइन में हिंदी में शुद्ध लिखोगे ना तो पता चल जाएगा हिंदी की महत्ता क्या है। भाषण देना आसान है, बोलना आसान है, हिंदी के बारे में कुछ भी कहना आसान है, क्योंकि मातृभाषा है। तो मातृभाषा की आप समझते हैं इज्जत कितनी होती है। हमारे घर में दाल बनती है तो हमें दाल का भाव पता नहीं होता, क्योंकि हम सोचते हैं रोज हमने घर में पड़ी है ना यार, खेतों में उग रही है। तो सीधी सी कहानी ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जब जागरूक बने हुए हैं तो दुनिया की सारी ताकत लगा दो एक एक सब्जेक्ट को पढ़ने। मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, टॉपिक के साथ न्याय होना चाहिए, मन से आप सरल भाव से उसको सीखने चाहिए, कोई रट्टा पद्धति उस पर नहीं होनी चाहिए। अगर इस भाव से आपकी टॉपिक सीखने की आदत बन गई तो अनअकैडमी का मंच आपको बहुत कम फीस में दुनिया भर की तमाम एग्जाम्स एक ही साल में पास करा देगा। इसलिए जिन विद्यार्थियों को लगता है, जिन लोगों को लगता है कि इतना सारा वर्डन झेल नहीं पाएंगे फीस का, वो आइए अनअकैडमी के मंच पर। हम आपसे कह रहे हैं मानव 10 रेफरल कोड का प्रयोग करिए, मानव लाइव रेफरल कोड का प्रयोग करिए और जुड़िए हमसे। आपको सब कुछ आसानी से मिलेगा, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई रुकावट के। सभी विद्यार्थियों के साथ समान दृष्टि से हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। ऑफलाइन क्लासेज में तो ये भी नहीं है। बोले कलेक्टर साहब का बेटा है तो गौर ज़्यादा होता है, बोले पापा इसके क्या है, पता नहीं कौन किसान होंगे। हम लोगों ने ऐसी कंडीशंस भुगती हैं, इसलिए मालूम है। तो याद रहिएगा कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो अच्छे मन से करो, टॉपिक के साथ आपका न्याय होना चाहिए, सब्जेक्ट पूरी डेप्थ में आप पढ़ने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, ये मैंने आपको वर्ण विचार की एक मामूली झलक दिखाई कि बस संक्षिप्त परिचय आपसे करवाया, अभी तो स्टार्ट हुआ था मैं। तो ऐसी स्थिति में इन संक्षिप्त परिचयों को बड़ा बनाते हुए हम जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और रुकना मत इस बात के लिए, क्योंकि विफलताओं की आशंका कभी निर्मूल भी होगी, ये कांटों भरी टहनी कभी फूल भी होगी। नहीं रहते रे सदा एक से मौसम नहीं रहते। ये बेरोजगारी की जो कमियां हैं ना, वो कभी दूर भी होंगी। आप चिंता मत करो, ईश्वर पे विश्वास करो, भगवान पे कर्म फल का सिद्धांत लागू करते हुए अगरबत्ती लगाने के बजाय पढ़ाई लगाओ, दिमाग लगाओ, ईश्वर को अपने कर्म से संतुष्ट करो, पूजा से नहीं, थाली से नहीं। मन से संतुष्ट करो, कर्म से संतुष्ट करो, ईश्वर आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। पूजा की थाली से आशीर्वाद मिले नहीं मिले मुझे नहीं मालूम, लेकिन कर्म फल के पसीने से जो काम हुआ है उसका आशीर्वाद ईश्वर कभी नहीं रखता, ये शाश्वत सत्य है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छी पढ़ाई करेंगे। प्लस क्लासेज में मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो आप मानव शर्मा प्रोफाइल पर जाकर के देख सकते हैं। पुरानी कुछ क्लासेज हुए हैं, लगभग 15 बैच पहले कंप्लीट कर चुका हूं, तो अनअकैडमी के उन 15 बैचेज को भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ पुराने बैचेज को देखिए, नए बैचेज पे फोकस करिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए। 2-3 महीने में आप ट्रेंड हो जाओगे हिंदी में, क्योंकि कौशल है ना, वो आप जो है प्रैक्टिस के द्वारा बहुत जल्दी सीख जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवाज जाते सिल पर पड़त निशान। पत्थर पे भी निशान बनाती है रस्सी, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस करती है। तो जिन लोगों को कठिन लगता है विषय, वो कठिन नहीं लगेगा। सभी साथी और सभी योग्य विद्वान शिक्षकगण, हम सब भी मिलकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपका मन जो है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में हमेशा लगा रहे। इसी भाव के साथ हम आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये संकट,
ये बादल, ये दुनिया भर की विपत्तियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ आप सभी लोग मेरी बात पर गौर करेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे, अपने माता पिता के सपनों के लिए दिन रात एक कर देंगे, जी जान लगा देंगे। जाते जाते बस मैं आपसे यही कह रहा हूं कि माता पिता के सपनों के लिए जो जान लगाता है ना, वो समाज और राष्ट्र के लिए भी सर्वोपरि होता है। लेकिन जिसके माता पिता के सपने उसे नहीं दिख रहे, छोटे भाई बहन का दुख उसे नहीं दिख रहा, वो समाज और राष्ट्र के लिए क्या करेगा यार। तो चलिए, अच्छी मेहनत आप करेंगे इस विश्वास के साथ। इस क्लास को विराम देने का वक्त अब आ चुका है, विराम देंगे इस क्लास को। लेकिन जाते जाते मैं एक बात बस यही कहूँगा कि इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि दर्दे गान नहीं है, और पत्थर की मूर्तियों को पूजने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। तो चलिए, उस माँ बाप की, उस भगवान की, उस बड़े परमपिता की हम आराधना करेंगे, हमारे कर्म फल से, हमारे अध्ययन से, हमारी पढ़ाई से। इसी भाव के साथ, इसी प्रतिज्ञा, इसी संकल्प के साथ अब क्लास को ऑफ करते हैं। फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मानव शर्मा को। थैंक यू।